रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी अपनी सास कादम्बरी के साथ उसके घुटनों का चेकअप करवाने हॉस्पिटल आई होती है। दोनों चेकअप के बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकल रहे होते हैं। तभी उसकी सास बेंच पर बैठ जाती है और नंदिनी कहती है, अरे सासू माँ, जगह नहीं मिली कि फट से बैठ जाती हो। अभी चेकअप करवा तो लिया है, घर नहीं चलना क्या? अरे ठहर जा, कब से सर पर दौड़ाए जा रही है, फिर से मेरे घुटने दर्द करने लगे। सासू माँ, आपके घुटनों का दर्द ना मेरे सर का दर्द बन गया है। अभी थोड़ी देर की बात है, घर जाकर पड़ी रहना सोफे पर। अभी चलो यहाँ से। नास पिटी, थोड़ी देर और चली ना तो ऊपर ही चली जाऊंगी, समझी? वो पहिए वाली कुर्सी, उस पर बैठाकर हॉस्पिटल के बाहर तक ले चल, फिर टैक्सी में बैठकर घर आ जाऊंगी। जरा से घुटने के दर्द में इनको चलकर जाने में मौत आ रही है। हॉस्पिटल के बाहर तक जाने के लिए भी इनको व्हील चेयर चाहिए, लाती हूँ। इतना कहकर नंदिनी व्हील चेयर पर कादम्बरी को बैठाकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। तभी उसे सामने वाले कमरे से उसका पति अरुण एक प्रेग्नेंट औरत को संभालकर ले जाते हुए दिखाई पड़ता है। वो अपनी सास को चलती व्हील चेयर पर छोड़कर उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो एक नर्स से टकरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा पलटकर देखती है, तब तक दोनों वहाँ से जा चुके थे और वो खुद से कहती है, क्या मैंने अरुण को देखा? और वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? और उनके साथ वो प्रेग्नेंट औरत कौन थी? वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी पीछे से उसकी सास की आवाज आती है, जो व्हील चेयर पर बैठी दीवार से टकरा चुकी थी, और वो चिल्लाते हुए कहती है, हाय रे, मार डाला रे, ये पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर दीवार से ठुकने के लिए छोड़ गई, नास पिटी आए। हाय राम, ये आवाज तो सासू माँ की है। इनके चक्कर में मैं उनको यूं ही छोड़कर आ गई। जल्दी भाग नंदिनी, वरना सासू माँ सुना सुना कर कानों से खून निकाल देगी। इतना कहकर वो भागती हुई अपनी सास के पास जाती है। कुछ देर में दोनों सास बहू घर आ जाती है। शाम के वक्त किचन में काम करते ही नंदिनी को अब भी हॉस्पिटल में अरुण को देखने की बात याद आ रही थी। रात को सोने के वक्त वो अरुण से कहती है, अरुण, तुम दिन में क्या वो चौराहे वाले हॉस्पिटल पे गए थे? हॉस्पिटल? अरे मैं पागल हूँ क्या? बिना बात के मैं क्यों हॉस्पिटल जाने लगा? क्यों, क्या हुआ? शायद फिर मुझे पहचानने में ही कोई गलती हो गई होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम हो वहाँ। छोड़ो, सो जाओ। हाँ, काफी रात हो गई है। दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन जब नंदिनी अरुण का बैग धोने के लिए उसमें से सामान निकाल रही होती है, तो उसके हाथ प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिसेज रागनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट इनके बैग में क्या कर रही है? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा था? तभी वहाँ अरुण आता है और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर कहता है, कितनी बार कहा है, ऐसे मेरे काम के पेपर्स को हाथ मत लगाया करो। मैं तो आपका बैग धोने के लिए सामान निकाल रही थी। वैसे किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर कैसे बन गई? सच बताओ, मेरी पीठ पीछे तुम क्या गुल खिला रहे हो? कहीं ये मिसेस रागिनी मेरी सौतन तो नहीं? ये क्या बकवास चल रही है यहाँ? कितनी शक्की खोपड़ी है तेरी बहू, बिना सोचे समझे मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। शक करने पर तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ना। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में आपके साथ एक प्रेग्नेंट औरत को देखा था, लेकिन आपने मना कर दिया तो मैंने उसे अपना वहम समझा। लेकिन आज ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपके बैग में देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया है। मेरी सौतन है और वो भी प्रेग्नेंट है। तुम बेकार में ही मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है नंदिनी। तुम्हारी सौतन बनाकर मैं क्यों तुम्हें दुखी करना चाहूँगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मान लूंगी, लेकिन आपको ये बात मेरी कसम खाकर कहनी होगी। अगर आप कसम खा लेंगे ना तो मैं इस रिपोर्ट को भी अनदेखा कर दूंगी। कैसी जिद्दी है ये नालायक। बेटा खा ले इसकी कसम, इसको भी चैन मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे कैसे नंदिनी की कसम खा लूं? ऐसे कैसे मतलब? अभी कसम में नमक मिर्ची लगाकर दूं क्या, तब खाएगा? मैं कह रही हूँ ना सासू माँ, पक्का मेरी प्रेगनेंसी
प्रेग्नेंट सौतन है। मैं कहीं की नहीं रही। सासू माँ, मेरा पति धोखे। तुम्हारी कसम, मेरी लाइफ में कोई दूसरी औरत नहीं है। खुश अब। ले खा ली तेरी कसम। अब तो कुछ खाने को बना दे या फिर हमें भूखा ही मारेगी। अरुण की कसम खाने के बाद नंदिनी थोड़ा शांत होती है और फिर उससे कोई सवाल नहीं करती। अगले दिन नंदिनी अपनी सास के रूटीन चेकअप के लिए उसके साथ फिर से हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही वो दवाई लेने के लिए अकेले बाहर निकल रही होती है, तभी उसे रागिनी बेंच पर बैठी मिलती है और उसे देखकर वो उससे कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी नर्स रागिनी के हाथों में पर्ची थमाकर कहती है, रागिनी जी, जाते हुए ये दवाइयाँ लेकर जाइएगा। और हाँ, मैंने मिस्टर अरुण को कह दिया है कि आपका चेकअप ठीक से हो गया है और उनके कहने पर आपके लिए टैक्सी भी बुक करवा दी है। थैंक यू नर्स। इस हालत में वो मेरे साथ नहीं है तो आपने मेरी बहुत मदद की। आपके हस्बैंड भले ही दूर बैठे हैं, लेकिन उन्हें आपकी पल पल की खबर है। सच में इतने केयरिंग हस्बैंड नसीब वालों को मिलते हैं। इसके पति का नाम भी अरुण है और ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट, इन पर इस लड़की का नाम रागिनी लिखा है और उस दिन उन रिपोर्ट में भी रागिनी लिखा था। नहीं नहीं, अरुण ने तो मेरी कसम खाई थी। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, जब तक सासू माँ का चेकअप हो रहा है मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वो रागिनी के पास जाती है और उसे संभालते हुए बेंच से उठने में मदद करती है और उसके हाथ से दवाई की पर्ची लेकर कहती है, तुम्हारी दवाइयाँ मैं ले आती हूँ। वैसे कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का? 8वां, इसलिए कुछ दिनों पर चेकअप के लिए आना पड़ता है। वैसे इस हालत में तुम अकेले कैसे मैनेज करती हो? मतलब इस टाइम तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ होना चाहिए ना? वो किसी जरूरी काम में फंस गए हैं तो नहीं आ पाए। अरुण तो कह रहे थे कि आज उनकी कोई जरूरी मीटिंग है। नहीं नहीं, मैं कहीं फिर से गलत ना समझ रही हूँ। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। थैंक यू। तभी नंदिनी चुपके से उसके पर्स से फोन निकाल लेती है और दवाइयाँ लेनी चली जाती है। तभी उसे फोन में अरुण का नाम सेव मिलता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि नंदिनी के पति अरुण का ही था। तभी वो गुस्से में उसी फोन से अरुण को कॉल करके कहती है, क्या आप वरुण बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन और मेरी वाइफ का फोन आपके पास कैसे? वाइफ नहीं, दूसरी औरत। जी, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, जिसके रिगार्डिंग डॉक्टर को आपसे बात करनी थी, तो आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल आना होगा। जी, मैं अभी आया। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। कुछ देर में अरुण हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि रागिनी वहां आराम से बेंच पर बैठी है। तभी अरुण कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ अचानक? मैंने बुलाया है तुम्हारे पति को, मेरी प्रेग्नेंट सौतन। नंदिनी, तुम यहाँ? मेरा शक बिल्कुल सही था कि मेरी सौतन भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। आपने मेरी झूठी कसम खाई अरुण। अरे बहू, मुझे डॉक्टर के पास अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी तू? बेटा, तू यहाँ? चलिए सासू माँ। नंदिनी कादम्बरी का हाथ पकड़कर उसके साथ चली जाती है और रागिनी और अरुण भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और घर पहुंचते ही नंदिनी अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ रागिनी आकर उसे रोकते हुए कहती है, देखो नंदिनी, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरुण ने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी हेल्प कर रहा है बस। हेल्प? तुम्हें मेरी सौतन बनाकर इस हालत में मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती तुम्हें, वरना एक जोरदार थप्पड़ मारती। बस करो, ना ही मेरा अरुण के साथ कोई रिश्ता है, ना ही मैं तुम्हारी सौतन हूँ। मैं अरुण के दोस्त आकाश की बीवी हूँ और ये उसी का बच्चा है। हम दोनों ने भागकर शादी की थी और मेरे पापा हम दोनों के पीछे पड़े हैं। उन्हें हमारे बारे में खबर ना हो इसलिए अरुण हमारी मदद कर रहा था, क्योंकि उसने आकाश से वादा किया था। वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ रागिनी का पति आकाश आता है और उसके सब कुछ बताने पर नंदिनी को पता चलता है कि रागिनी को सौतन समझना बस उसकी एक गलतफहमी थी, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। जिसे जानकर वो अरुण से माफी मांगती है और अरुण भी उसे माफ कर देता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।